यूपीएससी राइडर्स की इस ऑनलाइन प्रीलिम्स क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम आधुनिक भारत की ये पहली क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। अच्छा, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको समझाना चाहूँगा, जो कि आपकी समझ के लिए बेहतर होंगी। इतिहास। अगर मैं पूछूं इतिहास को कितने भागों में, कितने कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है, तो जवाब होगा 3। कौन कौन से? पहला प्राचीन काल, और दूसरा है मध्यकाल, तीसरा होता है आधुनिक काल। ठीक। अच्छा, वो कोई भी इतिहास हो, वो चाहे विश्व का इतिहास हो या भारत का इतिहास हो, इन्हीं 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि प्राचीन काल की शुरुआत कब से होती है, तो भाई जब इस पृथ्वी पर मानव का एग्जिस्टेंस हुआ, यानी मानव यहाँ पर आया। बेसिकली तभी वो मानव नहीं था, वो कपी हुआ करता था, एक जानवर टाइप का था। उसके बाद आपने आगे चलकर ऐसी चीज़ें पढ़ी होगी कि मानव का एवोल्यूशन हुआ, वो इवॉल्व हुआ, और रामापिथेकस, एस्ट्रेलोपिथेकस, इस तरह की चीज़ें आप पढ़ते हैं। फिर आगे चलकर पाषाण काल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें प्राचीन काल के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। मेनली प्राचीन काल की शुरुआत ही यहाँ से होती है। अच्छा ठीक, अब 2 क्वेश्चन हैं। कौन कौन से? एक तो मध्यकाल की शुरुआत कब से होती है, और दूसरा है आधुनिक काल की शुरुआत कब से होती है। जब मैं पहली बार ऑफलाइन क्लास लेने गया, अपने बच्चों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, जो कि पहला क्वेश्चन था। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ, आधुनिक काल की शुरुआत कब से होती है। तो बच्चों ने कुछ उत्तर दिया इस तरह का कि सर 1600 ईस्वी से। तो किसी अन्य बच्चे ने कहा नहीं सर, 1707 से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। तो एक अन्य बच्चे ने भी कहा कि नहीं सर, ये दोनों गलत हैं, 1757 से ईस्वी से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। ठीक। अच्छा, मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई तुमने ये डेट्स बताई हैं, इनका कारण क्या था, कैसे आधुनिक भारत यहाँ से शुरुआत होती है। तो उसने बताया सर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, वहीं से हम आधुनिक भारत की शुरुआत मानते हैं। ठीक। अगले ने कहा नहीं सर, वो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद से। तो अगले बच्चे ने कहा नहीं सर, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि एक निर्णायक युद्ध था, वहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। कई सारी किताबों में आपने इस तरह की कुछ ना कुछ डेट्स लिखी हुई देखी होंगी। कई सारे टीचर्स भी इन डेट्स को पढ़ाते रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी तरह से गलत अवधारणाएं हैं, पूरी तरह से गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, क्यों मैं कह रहा हूं कि ये गलत कॉन्सेप्ट है? जरा आप सोच कर देखिए कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर 1757 में आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ऐसा बोल दिया, तो आप जरा सोचिए कि अगर कोई आदमी 31 दिसंबर और 1756 की मध्य रात्रि को सो रहा होगा, और जैसे ही वो अगले दिन जागेगा, उसको लगेगा अरे वाह क्या बात है, आधुनिक काल आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो किसी भी कालखंड को हम किसी डेट के आधार पर डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। और आधुनिक भारत कब से शुरू होता है, एक्चुअली उसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, जब वो नज़र आनी स्टार्ट हो जाती हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ आधुनिक काल आ गया। अगर ऐसे फीचर्स यूरोप के संदर्भ में नज़र आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यूरोप में या विश्व में आधुनिक भारत की शुरुआत हो रही है। अगर वो फीचर्स भारत के संदर्भ में नज़र आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो इस बात को समझते रहिएगा। इसी तरह आपने एक टर्म पढ़ा होगा, एक शब्द पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं सामंतवाद। अंग्रेजी में इसे फ्यूडलिज्म कहा जाता है। सामंतवाद, सामंतवाद का अर्थ होता है भूमि आधारित अर्थव्यवस्था को डेवलप करना।
जहां से इतिहास में आपको ये शब्द नजर आने लगे, यानी भूमि आधारित अर्थव्यवस्था के डेवलप होने की शुरुआत हो जाए, समझ लीजिए कि वहां से मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। इसमें कोई स्पेसिफिक डेट का उल्लेख नहीं कर सकते हम, क्योंकि कोई भी समय, कोई भी काल एक डेट पर डिपेंड नहीं हो सकता। उसके कुछ फीचर्स होते हैं, और क्या होते हैं, इन्हीं सब बातों का जिक्र आज की क्लास में हम करेंगे, जो कि आधुनिक भारत की ये पहली क्लास है। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। यहां पर आपको एक चित्र दिख रहा है। ये चित्र रोमन साम्राज्य का चित्र है। और रोमन साम्राज्य भी कब का? तीसरी शताब्दी का रोमन साम्राज्य, जब रोमन साम्राज्य बेसिकली दो हिस्से में डिवाइड हो गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीच में एक लाइन है जिसके पूर्वी तरफ यानी गुलाबी वाला हिस्सा पूर्वी रोमन साम्राज्य कहलाया, और जो पश्चिम की ओर यानी ये गाढ़ा पीला वाला हिस्सा, ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य कहलाया। मैं चित्र को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाहूंगा। तो अब आप देख रहे हैं, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य है जो कि गुलाबी हिस्सा है, और इधर आपके पश्चिमी रोमन साम्राज्य। अच्छा, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो रोम थी, जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी है वो दिख रही है आपको, क्या लिखा है? कॉन्स्टेंटिनोपल। इस कॉन्स्टेंटिनोपल को हिंदी में कुस्तुनतुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कुस्तुनतुनिया। अच्छा, पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य है, इसको जर्मन आक्रमणकारियों द्वारा सन 477 एडी में विनिष्ट कर दिया जाता है, यानी बर्बाद कर दिया जाता है। मैंने कहा रोमन साम्राज्य तीसरी शताब्दी में दो हिस्से में डिवाइड हो गया था, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य को विनिष्ट कर दिया जाता है जर्मन आक्रमणकारियों के द्वारा सन 477 एडी में, और इसके लगभग 1000 वर्षों बाद, इसके 1000 वर्षों बाद यानी कि सन 1453 में, सन 1453 में ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य आपको दिख रहा है, इस पर नियंत्रण कर लिया किसने? ऑटोमन तुर्कों ने। ऑटोमन तुर्कों ने यहां पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र को जीत लिया। जब जीत लिया तो जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, जहां पर कॉन्स्टेंटिनोपल लिखा हुआ है वहां पर एक पतली सी रास्ता जो कि जमीनी रास्ता है, ये एशिया और यूरोप के बीच व्यापार की एक कड़ी हुआ करता था। तो जब ऑटोमन तुर्कों ने इस रास्ते पर यानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर अपना नियंत्रण कर लिया, तो इस रास्ते को इन्होंने कर दिया ब्लॉक। आप देख पा रहे हैं पतला सा रास्ता जिसके ऊपर ब्लैक सी है और नीचे भूमध्य सागर का एरिया है। तो इसी रास्ते को जब बंद कर दिया गया तो यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार हो रहा है वो बिल्कुल ठप हो जाता है, रुक जाता है। अच्छा, यहां पर मैं थोड़ा सा एक रफली डायग्राम बनाना चाहूंगा जो कि आपकी समझ के लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी ने वर्ल्ड मैप तो जरूर देखा होगा। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, यहां पर छोटा सा यूरोप है और इसके इधर बहुत बड़ा सा एरिया एशिया, ठीक, जहां पर हम लोग रहते हैं, यहीं पर है हमारा प्यारा भारत। और यूरोप और एशिया से संबद्ध होता हुआ एक बहुत बड़ा सा कॉन्टिनेंट है जिसे हम अफ्रीका के नाम से जानते हैं। यह है अफ्रीका, ठीक। यहां पर है यूरोप, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। अच्छा, यहां पर छोटा सा ऑस्ट्रेलिया भी बना देते हैं, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे अंटार्कटिका, अगर आप मैप देखते हैं तो आपको पता होगा कटा फटा सा बना रहता है। इन दोनों कॉन्टिनेंट से हमें इस समय कोई मतलब नहीं है। हमें किन से मतलब है?
भारत और यूरोप से हमने जो चैप्टर उठाया है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। अच्छा, जो चित्र अभी आपने देखा था, मान लीजिए कि ये भूमध्य सागर है और इसी के इर्द गिर्द ये वाला जो एक एरिया आपने देखा था, ये वो रोमन साम्राज्य था और कुछ इस तरह से डिवाइड था। क्या आप समझ पा रहे हैं? जिसमें से ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी रोमन साम्राज्य था और इधर वाला हिस्सा पश्चिमी रोमन साम्राज्य। मैंने आपको बताया था पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो था वो 477 एडी में विनिष्ट कर दिया जाता है। किनके द्वारा? जर्मन आक्रमणकारियों के द्वारा। अच्छा, डेट आपको पूरे वीडियो में कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई चीज आपको याद ही नहीं करनी। आप तो केवल कहानी सुनते चलिए, मजा भी आएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया हो जाएगी कि यहाँ इस चैप्टर से अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप 100% उसका जवाब दे पाएंगे। ओके, तो मैंने बताया पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था इसे बाइजेंटाइन अंपायर भी कहा जाता था, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी। यहां पर जब तुर्कों ने, ऑटोमन तुर्कों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया तो अब जो यूरोप के लोग थे ये इधर से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, यानी जो एशिया से व्यापार होता था, अब चूंकि ये रास्ता तो बंद हो चुका है तो यूरोप वासी वहां जाएंगे कैसे, एशिया से व्यापार कैसे करेंगे? तो ये समझिए कि 1453 में ये जो ऑटोमन तुर्कों ने ये बाइजेंटाइन अंपायर यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य पर जब अपना नियंत्रण कर लिया तो ये घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसने पूरे सिनेरियो को ही बदल कर रख दिया। अच्छा, अभी मैंने कहा कि ये घटना इतनी महत्वपूर्ण है। कोई घटना क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि उसके परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्या थे इस घटना के परिणाम? आइए समझते हैं हम लोग। मैंने कहा एक घटना घटित हुई सन 1453 में जिसे आप विश्व में कुछ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में भी जान सकते हैं। तो इस घटना के क्या परिणाम थे जिनकी वजह से पूरा यूरोपीय या यूँ कहें पूरा वर्ल्ड का जो सिनेरियो था वो बदलने वाला था? इसके परिणामों की अगर बात करें तो जहां आपने देखा कि यूरोपीय लोग इधर से यानी जमीनी रास्ते से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो इनको नए रास्तों की तलाश करनी होगी। भाई, इन्होंने जो यहाँ पर अपनी मशीनें और कारखाने स्थापित कर रखे हैं, अगर उनके लिए सस्ता और कच्चा माल नहीं उपलब्ध होगा तो कहीं ना कहीं ये लोग गर्त के गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। अब इन्हें अपने उत्थान के लिए नए रास्तों की खोज करनी थी, चूंकि ये रास्ता बंद हो चुका था। अब आप समझ पा रहे हैं, अगर इन्हें नए रास्तों की खोज करनी है तो इनका रास्ता कुछ ऐसा होगा। क्यों? अच्छा, ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर है। कई बार छोटे मोटे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आया है कि वो कौन सा महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार की है। तो देखिए, यही है अटलांटिक महासागर। ये बन गया एस। समझ पा रहे हैं? इसे अंध महासागर भी कहा जाता है और इसी सागर में आपका जो टाइटैनिक शिप था वो डूबा था और इसी सागर में यहाँ पर बरमुडा ट्रायंगल भी है। अच्छा, खैर ये सब चीज़ें हमारे इस चैप्टर की नहीं है, फिलहाल बात आई तो मैंने बता दिया। तो समुद्र के रास्ते से इन्हें एशिया की ओर रास्तों की खोज करनी थी। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर इधर से ये लोग रास्ता नहीं मिल पा रहा है तो समुद्र के रास्ते से खोज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस घटना की वजह से एक शुरुआत होती है भौगोलिक खोजों के युग की। मैंने क्या कहा, 1453 की जो घटना थी उसका एक परिणाम क्या निकला कि एक नए रास्तों की खोज शुरू हुई जिसे हमने नाम दे दिया भौगोलिक खोजों का युग। एक पूरा युग स्टार्ट हो रहा है भौगोलिक खोजों का, जिसके अंतर्गत ये एशिया की तरफ भी जाएंगे, अन्य देशों की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि पहले इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते थे, लोग समुद्री यात्राएं नहीं करते थे क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा खर्च आता था। तो खर्च क्यों आता था? क्योंकि समुद्र इतने अथाह थे, तभी इतने ज़्यादा आविष्कार नहीं होते हुए थे, तो लोगों को नावें चलाकर ही जाना पड़ता था, तो लोग बड़ी बड़ी यात्राएं नहीं करते थे। लेकिन ये पहला समय ऐसा था
कि उन्हें यात्राएं करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और तभी शुरुआत होती है भौगोलिक खोजों के युग की। इस एक घटना का ये तो परिणाम निकल आया। अच्छा, और क्या परिणाम निकलता है, जरा इस बात को समझते हैं। मैंने कहा कि जब ऑटोमन तुर्कों ने इस बाइजेंटाइन अंपायर वाले क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया तो कहीं ना कहीं वो लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र पर रहने वाले लोगों से बोला कि भैया ऐसा है कि या तो तुम इस्लाम धर्म कबूल करो या तो फिर यहाँ से भाग जाओ। तो बहुत से कमजोर वर्ग के लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करना स्वीकार कर लिया। लेकिन इन्हीं लोगों में कुछ ज्ञानी और समझदार लोग थे जिन्हें दूसरों की दासता या गुलामी करना पसंद नहीं था। उन लोगों ने यहाँ से पलायन करना उचित समझा। अच्छा, वो समझदार लोग थे, उनमें बढ़िया बढ़िया दार्शनिक, वैज्ञानिक, कलाकार, आर्टिस्ट टाइप के लोग थे। तो इन लोगों ने जब यहाँ से पलायन किया तो इन्हें पूर्वी रोमन साम्राज्य को छोड़कर पश्चिमी रोमन साम्राज्य की ओर आना था। जब ये लोग पश्चिमी रोमन साम्राज्य में आएंगे तो वहां पर इन्हें संरक्षण दिया जाएगा। और संरक्षण कौन दे रहा है, मैं आपको यहाँ पर फिर एक मैप दिखाना चाहूंगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भूमध्य सागर का एरिया, जिसके बीचों बीच में एक देश बसा हुआ है, इटली। इटली वो देश है जिसने पूर्वी रोमन साम्राज्य या बाइजेंटाइन अंपायर से आने वाले जितने भी दार्शनिक और कलाकार टाइप के लोग थे, इन सभी को संरक्षण दिया। अच्छा, संरक्षण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं, जो लोग समृद्ध लोग होते हैं वो जानते हैं कि ऐसे क्रिएटिव लोग, मतलब दार्शनिक और वैज्ञानिक टाइप के लोगों को अगर संरक्षण दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के उत्थान की बात होगी। कुछ ना कुछ वो अच्छा ही करेंगे। और आगे चलकर आप देखेंगे इन्हीं लोगों के आने से इटली के मेनली फ्लोरेंस नगर में शुरुआत हो जाती है किसकी? पुनर्जागरण की। रेनेसां कहते हैं इसको। पुनर्जागरण एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसका जिक्र अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अभी तो केवल हम परिणाम देख रहे हैं कि इस एक घटना के क्या परिणाम निकले। अच्छा, वो लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इटली के मेनली फ्लोरेंस नगर में पुनर्जागरण की शुरुआत की। ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल में लोग सो गए थे। जब ये रास्ता बंद हो गया तो लोगों के पास कुछ क्रिएटिव कुछ करने के लिए था नहीं, तो ये लोग बिल्कुल मतलब बेकार सी जिंदगी जीने लगे थे। लेकिन जब बाइजेंटाइन अंपायर से ऐसे दार्शनिक और वैज्ञानिक टाइप के लोग पश्चिमी रोमन साम्राज्य यानी यूरोप में आए तो उन लोगों ने एक काम किया, उन्होंने बढ़िया बढ़िया लेखन सामग्री लिखना शुरू किया। कई सारे नए नए आविष्कार हुए। उन्होंने लोगों को समझाया कि यार एक रास्ता बंद होने से तुम्हारा काम थोड़ी बंद हो जाएगा, तुम नए रास्तों की खोज करो। इस तरह लोगों को प्रोत्साहित किया, मेनली कहूँ तो उन्हें जगाया। और पुनर्जागरण का अर्थ ही होता है फिर से जागना। जो लोग सो चुके थे उन्हें जगाने का काम किया गया। अच्छा, पुनर्जागरण का ही अगला स्टेप था प्रबोधन। प्रबोधन यानी एनलाइटनमेंट। पहले लोग जागे और फिर एनलाइटेंड हो गए, यानी उनमें रेसनिंग एबिलिटी आ गई, तर्क करने की क्षमता आ गई। और इन्हीं दोनों का परिणाम है आगे चलकर आप देखेंगे यूरोप में क्या होता है, धार्मिक सुधार। पुनर्जागरण हुआ जब आदमी समझदार हो गया, गलत और सही में फर्क करने लगा, तो उनमें तर्क करने की क्षमता आ गई, रेशनल एबिलिटी का विकास हुआ। और जिसका परिणाम आपने देखा कि यूरोप में धार्मिक सुधार होता है। अच्छा, धार्मिक सुधार का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए यूरोप में, मैं इसको मिटा देता हूं, जैसे यूरोप में ईसाई धर्म था, ठीक है, ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म की एक तो जो थी वो मूल धारा थी, और कुछ लोग हुए जो इसी को प्रोटेस्ट करते थे। मैंने क्या कहा? प्रोटेस्टेंट। जो मूल धारा थी वो कैथोलिक थी, यानी ईसाई धर्म के मूल धारा को मानने वाले कैथोलिक थे,
और कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने ईसाई धर्म को प्रोटेस्ट करना चालू किया और इन्हें कहा गया प्रोटेस्टेंट। इनका एक नेता हुआ करता था जिसका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। अच्छा, क्यों मैं ये चीजें बता रहा हूं? क्योंकि आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया भारत के मार्टिन लूथर कौन थे। आपको 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, तिलक जी, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, गांधी जी। तो इस तरह 4 ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि भारत के मार्टिन लूथर कौन है। तो समझते रहिएगा कि जो मार्टिन लूथर थे वो कहीं ना कहीं धर्म सुधार से जुड़े हुए थे। ठीक है। अच्छा, अभी हमें धर्म सुधार या मार्टिन लूथर की बात नहीं करनी है, अन्यथा विषयांतर हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि ये जो 1453 वाली घटना थी जिसमें ऑटोमन तुर्कों ने बाइजेंटाइन अंपायर पर अधिकार किया था, इसके क्या परिणाम थे? आप देख पा रहे हैं भौगोलिक खोजों का एक पूरा युग स्टार्ट हो रहा है। पुनर्जागरण, प्रबोधन, धर्म सुधार, मतलब इस एक घटना की वजह से पूरे यूरोप में कितनी हलचल हो रही है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? दरअसल ये वक्त था यूरोप में आधुनिक भारत की शुरुआत का, आधुनिक काल की शुरुआत का। ठीक है, जब इस तरह की चीजें, इतने सारे बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ, अब आधुनिक काल आ गया। ठीक, अगर ये आधुनिक काल, ये बदलाव यूरोप के संदर्भ में दिख रहे हैं तो यूरोप में आधुनिक काल की शुरुआत होगी। अगर भारत में थोड़ा सा लेट दिख रहे हैं तो भारत में लेट आधुनिक भारत की शुरुआत होगी। ओके, तो इन चीजों को समझते रहिएगा। अच्छा, हमने चैप्टर उठाया है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, जिसके अंतर्गत ना हमें धर्म सुधार पढ़ना है, ना प्रबोधन, पुनर्जागरण, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? भौगोलिक खोजों के युग से। ठीक, तो आइए इन चीजों को हम समझते हैं। भौगोलिक खोजों का युग। मैंने कहा जब ऑटोमन तुर्कों ने बाइजेंटाइन अंपायर पर अधिकार कर लिया था तो रास्ते बंद हो गए थे, जमीनी रास्ते बंद हो गए थे। अब इन्हें पानी के रास्ते से कुछ खोजें करनी थी, एशियाई देशों की तरफ जाना था, वहां से व्यापार करना था। इसी संबंध में भौगोलिक खोजों का युग आरंभ होता है। अच्छा, अगर मैं इन खोजों के कारण की बात करूं तो क्या जवाब देंगे आप? मैंने कहा इन भौगोलिक खोजों का कारण क्या था, तो एक जवाब तो तुरंत आपके जहन में आ जाएगा कि सर वो 1453 वाली घटना, जहां पर ऑटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार कर लिया था। एक तो यही कारण बन जाता है। ठीक, अच्छा जरा समझते हैं कि दूसरा कारण कौन सा होगा। दूसरा कारण ये है कि पहले की जो समुद्री यात्राएं थी उनमें बहुत ज्यादा खर्च होता था, तो लोग यात्राएं करने नहीं जाते थे। लेकिन जब इनके सामने इस तरह का संकट आ गया कि भाई इनको रास्तों की खोज करनी ही है, तो कुछ राजाओं और व्यापारियों ने, मतलब जो विजिटर्स थे, यात्री थे, उन्हें प्रोत्साहित करना शुरू किया। मैंने क्या कहा? कुछ राजाओं और व्यापारियों ने इन यात्रियों को प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित किया मतलब उन्हें स्पॉन्सर करने लगे कि भैया ऐसा है, तुम यात्रा करने जाओ, तुम नए नए जगहों की खोज करो, तुम्हारी यात्रा में जितना भी खर्च होगा वो हम देंगे। ठीक है, तो राजाओं ने और वहां के व्यापारियों ने लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू किया। अच्छा, इन राजाओं में या यूं कहें इन देशों में जो देश सबसे आगे हुआ करते थे उनमें एक नाम आता है स्पेन का और दूसरा है पुर्तगाल। इन दो देशों के जो राजा थे वो अपने यहाँ के लोगों को खूब स्पॉन्सर करने लगे कि भैया जाओ, तुम्हारी यात्रा में जो भी खर्च होगा हम देंगे। अच्छा ठीक, ये भी एक कारण हो गया। एक और कारण की बात करें तो क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया था कि जब बाइजेंटाइन अंपायर से वो ज्ञानी और वैज्ञानिक टाइप के लोग यूरोप यानी पश्चिमी रोमन साम्राज्य में आए थे, तो उनमें कुछ लोग वैज्ञानिक प्रवृत्ति के थे जिसकी वजह से कई सारे आविष्कार हुए। आविष्कार, इन आविष्कारों की मैं बात करूं जैसे कि कंपास का आविष्कार, एस्ट्रोलैब का आविष्कार, इस तरह के बढ़िया बढ़िया आविष्कार हुए।
इनकी वजह से भी समुद्री यात्राएं आसान बनी। ठीक, तो कहीं ना कहीं एक ये भी कारण थे। अच्छा, इनके अलावा अगर और कारण हम देखना चाहें तो एक आदमी था मार्को पोलो नाम का, आप सभी ने सुना होगा। वो पहला यूरोपीय था जिसने चीन की यात्रा की थी, और चीन की यात्रा करने के बाद जब वो वापस यूरोप आया तो उसने अपने यात्रा वृतांत को एक पुस्तक में लिखा। जब उसके यात्रा वृतांत को इन यूरोपियों ने पढ़ा तो वो तो बड़े खुश हुए। मतलब उनके अंदर एक एक ऐसी सोच आ गई कि यार, एशियाई देशों से व्यापार करना इतना समृद्ध होगा, क्या इतना सस्ता है वहां पर व्यापार करना। तो कहीं ना कहीं मार्को पोलो के द्वारा लिखी गई उस किताब का भी भौगोलिक खोजों की शुरुआत करने में एक हाथ था। प्लस वहां पर कुछ एडवेंचरस स्पिरिट भी थी जिसके कारण भी लोग इन भौगोलिक खोजों के लिए उत्साहित हुए। अच्छा, इसके अलावा अगर और हम कारण की बात करें कि और क्या कारण हो सकता है, तो आपको नजर आएगा धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, जब ऑटोमन तुर्कों ने बाइजेंटाइन अंपायर पर अपना अधिकार किया था तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था, इस्लाम धर्म मानने के लिए मजबूर किया था। तो इन यूरोपियों ने सोचा कि ऐसा है कि हम भी चलेंगे अफ्रीका और इंडिया, एशिया की तरफ और अपने ईसाइयत का प्रचार करेंगे। मैंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि अपने ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए हम अफ्रीका और इंडिया यानी एशियाई देशों की ओर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन खोजों में एक कारण धार्मिक कारण भी था, धर्म से संबंधित भी था। ठीक है, तो इस बात को समझते रहिए कि भौगोलिक खोजों के लिए केवल ये एक घटना ही नहीं जिम्मेदार थी, इनमें राजाओं का प्रोत्साहन भी मिला, कई सारे आविष्कार हुए, प्लस इन्हें अपना धर्म भी बढ़ाना था। ये सारे कारण मौजूद थे इन भौगोलिक खोजों को करने में। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कारण थे इसके, इनमें जो राजाओं द्वारा प्रोत्साहित किया गया लोगों को, यानी कि तुम यात्राओं पर जाओ, हम तुम्हारा सारा खर्च उठाएंगे, उनमें मैंने नाम लिया था दो देशों का, एक तो स्पेन और दूसरा पुर्तगाल। तो अगर स्पेन और पुर्तगाल की बात करें तो मैं वापस से आपको मैप दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये रहा पुर्तगाल और ये है स्पेन। ठीक, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल में मौजूद हैं। अच्छा, दोनों एक दूसरे के कंपटीटर भी थे। कंपटीटर क्यों थी, आप समझ सकते हैं कि अगर अगल बगल मौजूद हैं और दोनों को इन भौगोलिक खोजों को करना है तो कहीं ना कहीं वो कंपटीटर की भावना आप ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है। मैं वापस यहाँ पर एक रफली डायग्राम बनाना चाहूँगा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, इधर बड़ा सा एशिया, इसके नीचे अफ्रीका और इधर ऑस्ट्रेलिया। ठीक, यहाँ पर यहीं पर यूरोप में कहीं ना कहीं पुर्तगाल है और इसके जस्ट बगल में स्पेन है। अब हम पढ़ेंगे भौगोलिक खोजों के युग को। एक आदमी पुर्तगाल का था, हम पहले पुर्तगाल की बात कर लेते हैं। एक आदमी पुर्तगाल का था जो कि राजकुमार था वहां का, उसका नाम था हेनरी। क्या नाम था, हेनरी। इसकी एक टाइटल हुआ करती थी, द नेविगेटर। द नेविगेटर। नेविगेटर क्यों, नाविकों के संदर्भ में बोला जाता था। इसने एक काम किया कि पुर्तगाल से निकलकर इसने कई बार अफ्रीकन, ये जो कोस्ट है, अफ्रीकन तट है, इसकी कई बार यात्राएं की और इसने अफ्रीकन कोस्ट का एक मैप तैयार किया था। ठीक, यहां से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग गौर से समझिएगा। मेरी एक एक बात इंपॉर्टेंट है। अगर कभी कभी ये यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछी जा सकती हैं, तो कभी कभी कथनों के रूप में पूछी जा सकती हैं। तो मेरे द्वारा बोली गई सभी बातों को आप गौर से समझते रहिएगा। याद करने की विशेष जरूरत नहीं है, याद तो अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया कि हेनरी जो कि राजकुमार था, इसकी एक टाइटल थी नेविगेटर। इसने एक काम किया कि सबसे पहले ये समुद्री रास्ते से अफ्रीकी तट का कई बार यात्राएं करता है और यहाँ का मैप तैयार करता है। अच्छा, इसके बाद एक आदमी को पुर्तगाल से भेजा जाता है, यानी उसको स्पॉन्सर किया जाता है
वो आदमी पुर्तगाल से निकलकर वही मैप फॉलो करता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। ये क्या है? दक्षिण अफ्रीका का बिल्कुल टिप है। इस जगह पर अगर आप मैप देख रहे होंगे तो लिखा मिलेगा आपको केप ऑफ गुड होप। ठीक, केप ऑफ गुड होप। इसको हिंदी में उत्तमांशा अंतरीप, उत्तमांशा अंतरीप भी कहते हैं, जिसको सन 1947 में इसका नाम बदलकर आशा अंतरीप कर दिया गया था। आशा अंतरीप। मैंने बताया एक दूसरा आदमी सन 1487 में, अच्छा कोई डेट आपको याद नहीं करनी है, वो मैं घटनाक्रम बताते समय आपको इसलिए डेट बता देता हूं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएं किस समय क्या चीज़ें हो रही हैं। सन 1487 में पुर्तगाल से एक आदमी निकलता है जो अफ्रीका के किनारे होता हुआ यहाँ केप ऑफ गुड होप तक आता है, जिसे हिंदी में उत्तमांशा अंतरीप कहा जाता है, और 1947 में इसका नाम बदलकर आशा अंतरीप रख दिया गया था। तो ये कौन आदमी है? इसका नाम है बार्थोलोम्यो डियाज। क्या नाम है? बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज 1487 में पुर्तगाल से एक आदमी निकलता है, बार्थोलोम्यो डियाज, जो इस रास्ते को घूमता हुआ यहाँ यानी अफ्रीका की टिप तक, केप ऑफ गुड होप तक, यहाँ तक पहुँचता है। और यहाँ पहुँचने के बाद उसको यहाँ पर पूरा सागर ही सागर दिखाई पड़ा, यानी समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी। उसको लगा कि भैया पृथ्वी का अंत यहीं पर है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो वो यहाँ तक आया और यहीं से वापस लौट गया। कहाँ? पुर्तगाल। अच्छा, केवल यही आदमी नहीं था, इसके बाद फिर एक आदमी निकला पुर्तगाल से, और वो ये रास्ता तय करते हुए यहाँ गुड होप होते हुए, यहाँ पर मैं बना देता हूँ अपना प्यारा भारत, ठीक, गुड होप होते हुए इस रास्ते से होते हुए इंडिया पहुँच गया। और इंडिया में भी कहाँ? कालीकट। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस आदमी का क्या नाम है। इस आदमी का नाम है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा वो आदमी है जिसने 1498 में पुर्तगाल से लेकर इंडिया तक पहुंच गया था, यानी कि भारत पहुंचने की समुद्री रास्ते की खोज वाया केप ऑफ गुड होप सर्वप्रथम किसने की? वास्को डी गामा ने। अच्छा, यही नहीं था, एक और पुर्तगाली था जो यहां से निकलकर इधर होते हुए इधर दक्षिणी अमेरिका के यहाँ टिप से निकलकर इधर को आता है। और ये वो आदमी है जिसने समुद्र के रास्ते से पूरे विश्व की परिक्रमा लगाई थी, यानी कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई थी। इस आदमी का क्या नाम था? इस आदमी का नाम था मैगलन। मैगलन वो है जो समुद्र के रास्ते से, एक्चुअली ज्योग्राफी वाले लोग ज्यादा समझते होंगे, दक्षिणी अमेरिका की यहाँ टिप के पास आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैगलन स्ट्रेट है, इसी के नाम पर रखी गई है। ठीक, तो मैगलन पुर्तगाली आदमी था, वो निकला और उसने जब यहाँ साउथ अमेरिका, मैं कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, साउथ अमेरिका की इस टिप से मैगलन स्ट्रेट से जब इधर को आगे बढ़ा तो उसे यहाँ पर जो सागर दिखाई दिया वो बड़ा ही शांत था, बहुत ही शांत था। तो मैगलन ने इस सागर का क्या नाम दे दिया? इस सागर का नाम दे दिया प्रशांत। प्रशांत यानी पैसिफिक, पैसिफाई यानी शांत करने वाला, प्रशांत। तो समझते रहिएगा, प्रशांत महासागर को प्रशांत नाम किसने दिया था? मैगलन ने। ओके, अच्छा, हमने जो चैप्टर उठाया उसके अकॉर्डिंग ना हमें मैगलन पढ़ना है, ना हमें बार्थोलोम्यो डियाज पढ़ना है, ना हेनरी द नेविगेटर पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? जो यूरोपीय आदमी भारत तक पहुंच रहा है, उसका क्या नाम है? वास्को डिगामा। हालांकि यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अफ्रीकन कोस्ट का मैप तैयार करने वाला पहला आदमी कौन था? हेनरी द नेविगेटर, जो कि पुर्तगाली राजकुमार था। सबसे पहले समुद्री यात्रा से केप ऑफ गुड होप तक आने वाला पहला आदमी कौन था? बार्थोलोम्यो डियाज। केप ऑफ गुड होप होते हुए
भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय या पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। समुद्री रास्ते से पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला आदमी कौन था? मैगेलन। हालांकि मलक्का स्ट्रेट के पास इसकी मौत हो जाती है। ये पूरा चक्कर लगा नहीं पाया था, बाकी का चक्कर इसके साथियों ने लगाया था, लेकिन चूंकि उस बेड़े का जो कप्तान था, जो मेन आदमी था, वो मैगेलन था, इसीलिए आज भी आप लोग किताबों में पढ़ते हैं कि पूरे समुद्री रास्ते से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने वाला पहला आदमी कौन था? मैगेलन। हालांकि ये कर नहीं पाया था। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, जिसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। और उसके दौरान भी सबसे पहले किसे पढ़ेंगे? पुर्तगालियों को, क्योंकि पहली बार भारत समुद्री रास्ते से कौन पहुंचा? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कौन है? एक पुर्तगाली है, पुर्तगीज यानी पुर्तगाली। पुर्तगालियों को पढ़ेंगे हम किस तरह? एक्चुअली मैंने कुछ आयाम बनाए हैं, कुछ डायमेंशंस बनाए हैं, उनके आधार पर पढ़ेंगे। और वो ऐसे डायमेंशन हैं, आप देख पा रहे हैं, जिनके बाहर ना कभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और ना ही पूछने की संभावना है कहीं से भी। मैं यहाँ तक आपको बताता हूँ, हाई स्कूल से लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स तक अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आज के वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा। वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर है। और जो एक आधे न्यूमेरिक क्वेश्चन बच भी जाएंगे, उन्हें इस वीडियो के बाद आने वाले वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के रूप में मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम पुर्तगीज। सबसे पहले एक आयाम लिखा हुआ है आने का घटनाक्रम। तो पहला देखते हैं आने का घटनाक्रम, पुर्तगाली कैसे आए। आने के घटनाक्रम में आपने देखा होगा, मान लीजिए ये भारत है, ठीक, यहाँ पर है अपना कालीकट केरल के पास, और यूरोप से एक आदमी आ रहा है पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए। मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप था, इसका पूरा चक्कर लगाते हुए एक आदमी भारत आता है, भारत के कालीकट आता है। यहाँ पहुँचने में इसकी एक मदद करता है। जब ये अरब सागर यानी यहाँ पर आ जाता है अरब सागर में, तो इस वास्को डी गामा को भारत तक पहुँचाने में एक आदमी ने इनकी मदद की थी। उस आदमी का क्या नाम था? वो बेसिकली गुजरात का एक मछुआरा था, जिसका नाम आपने कई किताबों में पढ़ा होगा, अब्दुल माजिद। कहीं कहीं अब्दुल मजीद भी लिखा होता है। ये मेनली एक मछुआरा था, पथ प्रदर्शक, जिसने वास्को डी गामा की मदद की भारत तक पहुंचने में, यानी भारत का रास्ता दिखाने में। और जब वास्को डी गामा यहाँ कालीकट पहुंचा तो यहाँ का एक क्षेत्रीय राजा हुआ करता था, जिसकी एक पैतृक उपाधि थी। क्या नाम था उसका? उसका नाम था जमोरिन। मैंने क्या कहा? वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा तो यहाँ क्षेत्रीय एक राजा था, जिसका पैतृक उपाधि, पैतृक नाम था जमोरिन। इसने वास्को डी गामा का बड़ा भव्य स्वागत किया। तो इसने बड़ा भव्य स्वागत किया। अच्छा, जमोरिन तो स्वागत कर रहा है, इस बात को गौर से समझिएगा। जमोरिन तो स्वागत कर रहा है, लेकिन इस क्षेत्र पर जो पहले से व्यापारी व्यापार कर रहे थे, जिनमें अरब के लोग थे, तुर्की लोग थे, गुजराती व्यापारी थे, इन लोगों को वास्को डी गामा से बड़ी ईर्ष्या हो रही है। अच्छा, ईर्ष्या क्यों हो रही है? बट ऑब्वियस है कि वो लोग भी व्यापारी हैं और पहले से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, और वास्को डी गामा भी एक व्यापारी है जिसकी यहाँ पर एंट्री हो रही है। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं वास्को डी गामा से बड़ी ईर्ष्या होती है, बहुत ज़्यादा। वो चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। और आगे चलकर आप देखेंगे कि इन पुर्तगालियों के खिलाफ ये जो तुर्की और अरबी लोग हैं, इनका एक संयुक्त मुस्लिम बेड़ा भी बनेगा। बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी, मज़ा आने वाला है वीडियो में। अब तो जब वास्को डी गामा यहाँ पहुँचा, जमोरिन ने इनका स्वागत किया। बाकी के जो व्यापारी यहाँ पर पहले से एक्टिव थे, उन्हें वास्को डी गामा से ईर्ष्या होती है, मगर वो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, वास्को डी गामा फिर यहाँ से वापस होता है, और जब वापस जाने लगता है तो इसे बहुत सारे मसाले और जड़ी बूटियाँ, काली मिर्च, इस टाइप की चीज़ें खूब सारी उसकी नाव पर लोड कर दी जाती हैं, और वापस वास्को डी गामा इस पूरे रास्ते को तय करता हुआ पुर्तगाल पहुंचता है, यानी यूरोप पहुंचता है। अच्छा, जब वहां पहुंचकर उसने इन सारे मसालों और जड़ी बूटियों वगैरह वगैरह को जब बेचा,
तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों? क्योंकि ये जितना भी, सोचिए कितनी दूर से, यूरोप से पानी के सहारे भारत आया था, इतना लंबा रास्ता तय करके आया था और वही रास्ता तय करके गया। पूरी यात्रा के दौरान उसने जितना भी खर्च किया था, यानी कुल खर्च, उसका 60 टाइम, उसका 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ, 60 गुना प्रॉफिट हुआ। ये एक ऐसी चीज थी जिसने सभी यूरोपियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। तो आप देखेंगे उसके बाद एक जत्था और आता है भारत, पुर्तगाल से। उसके बाद वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है और कहीं ना कहीं इन यूरोपियों का भारत आने का एक सिलसिला ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आने के घटनाक्रम में आप समझते रहिएगा कि पहले ये 1498 में, ये चीज़ें सभी को पता होंगी, वास्को डी गामा आया था, उसके बाद एक और दल आया, उसके बाद वापस वास्को डी गामा आता है और सन 1503 में हमारे भारत में पुर्तगाली एक फैक्ट्री स्थापित कर दी जाती है। सोचिए 1498 में पहली बार वास्को डी गामा आ रहा है, यानी कोई पुर्तगाली आ रहा है, और उसके महज 5 साल बाद यहाँ पर वो लोग फैक्ट्री स्थापित करेंगे। ठीक, फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? कोचीन। आपने नाम सुना होगा, कोचीन केरला में पड़ता है। यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अच्छा, उनकी जो पहली कंपनी थी, कंपनी के नाम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में। यूपीएससी के आरओ में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पुर्तगाली कंपनी जो भारत व्यापार के सिलसिले में आई थी, उस कंपनी का क्या नाम था? उस कंपनी का नाम था उस्तादो द इंडिया। क्या नाम था? मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। मैंने कहा एक पुर्तगाली कंपनी स्थापित होती है जिसके तहत भारत से पुर्तगालियों का व्यापार होगा। उस कंपनी का क्या नाम है? उस कंपनी का नाम है उस्तादो द इंडिया। कहीं कहीं इसको मुस्तादो द इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, किताबों में है, बदल बदल कर लिखता रहता है, कहीं उस्तादो द इंडिया लिख दिया, कहीं मुस्तादो द इंडिया लिख दिया। तो ऐसी चीज़ों को आप लोग समझते रहिएगा। ये एक पुर्तगाली कंपनी थी और कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, आने का घटनाक्रम हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगला डायमेंशन पढ़ते हैं कि आने का कारण क्या था। कारण, भारत आने का कारण। कारण की अगर मैं बात करूं तो 2 कारण थे पुर्तगालियों के। एक तो था आर्थिक कारण, और आर्थिक कारण क्यों था आप लोग समझ पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं अमीर बनने की ख्वाहिश हम सभी में होती है कि जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आएंगी, चाहे वो पुर्तगाल हो, डच हो, ब्रिटिश हो, फ्रांसीसी हो, इन सभी का एक आर्थिक कारण तो होगा ही, क्योंकि भारत में अगर व्यापार करना तो इतना सस्ता है वहां पर, तो आर्थिक यानी मुनाफा बहुत है। आर्थिक कारण तो सबका होगा, लेकिन इन पुर्तगालियों का एक स्पेसिफिक कारण था, और वो क्या था? धार्मिक कारण। ये चीजें कथनों के बारे में, कथनों के संबंध में पूछी जाती हैं। पुर्तगालियों का एक आर्थिक कारण तो था ही, यानी मुनाफा है, अमीर बनने की ख्वाहिश किसे नहीं होती, सभी को होती है। जितनी भी कंपनियां आएंगी सबका एक आर्थिक कारण तो 100% है ही। लेकिन पुर्तगालियों के संबंध में ये एक धार्मिक कट्टर टाइप के लोग थे। ये मुस्लिमों से बड़ा चिढ़ते थे, और आगे चलकर आप देखेंगे इनकी मुस्लिमों से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होंगी। ये धार्मिक कट्टर टाइप के लोग थे, और यही कारण है कि ये भारत की जनता से सीधे जुड़ भी नहीं पाए। जिस तरह से अंग्रेज लोग जुड़ गए, वैसे ये पुर्तगाली कभी नहीं जुड़ पाए। आपको मैं बताऊं, जब शुरुआत में ये पुर्तगाली भारत आए थे, तो भारत का ये जो कोस्टल एरिया है, ये वाला ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पर कई सारे मंदिर और मस्जिदों को इन्होंने तोड़ा और बहुत सारे गिरजाघर बनाए, जिसके तहत आप देखेंगे कि इनका गोवा में एक पहला जो चर्च था, जिसका नाम है सेंट जेवियर चर्च। सेंट जेवियर, कई बार ये भी पूछा गया है कि भारत में बनने वाला पहला जो गिरजाघर है, जो चर्च है, उसका क्या नाम है और कहाँ पर है। तो समझते रहिएगा, गोवा में सबसे पहले गिरजाघर बनाया गया था इन्हीं पुर्तगालियों के द्वारा,
और उसका क्या नाम है? सेंट जेवियर चर्च। ये अभी भी मौजूद है, आप देख सकते हैं काफ़ी खस्ता हालत में है लेकिन मौजूद है। ठीक, तो समझते रहिएगा। पुर्तगालियों के आने के कारण के संबंध में बात करूं तो एक आर्थिक कारण है और एक इनका स्पेसिफिक धार्मिक कारण भी है। ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, और क्यों ना करें, क्योंकि ऑटोमन तुर्कों ने जब अपना अधिकार किया था बाइजेंटाइन पर, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया था। तो ये भी अपने धर्म का बहुत प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन ये धर्म के प्रति कुछ ज़्यादा ही कट्टर हैं। ये किसी और के धर्म को कुछ समझते ही नहीं है, केवल अपना धर्म ईसाइयत का प्रचार करना है। ठीक है, तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया आने का घटनाक्रम, आने के क्या कारण हो सकते हैं। एक तो आर्थिक कारण, एक धार्मिक कारण, इन बातों को भी हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली प्रमुख पुर्तगाली गवर्नरों के बारे में, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। अगर प्रमुख पुर्तगाली गवर्नरों की मैं बात करूं तो सबसे पहले एक नाम आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसका टाइम था सन 1505 से 1509। अच्छा, डेट और ये टाइम कभी पूछे नहीं गए हैं यूपीएससी में अभी तक। यूपीएससी एक्चुअली उसी जगह पर कंसंट्रेट करती है जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट का होता है। जो क्वेश्चन रेलिवेंट का नहीं है उस पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इसीलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कि भाई ये डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इनके संबंध में हमें केवल दो प्रश्न, दो बातें समझनी है। पहली कि ये पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। मैंने कहा पहली बात क्या है, ये पहले पुर्तगाली गवर्नर हैं, पुर्तगाली गवर्नर। ठीक, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही, कई बार पूछा गया है कि यहाँ पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था भारत में जो बनकर आया। ये पहले पुर्तगाली गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। लेकिन दूसरा प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या, आप भारत को देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। यहाँ पर पुर्तगालियों ने यहाँ पर कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। तो ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत के पहले गवर्नर थे, इन्हें पुर्तगाल से एक इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्ट करके भेजा गया था कि ऐसा करो, ये जो मालाबार तट है यानी ये जो हिंद महासागर का एरिया है पूरा, इस पर तुम अपना नियंत्रण स्थापित कर लो। नियंत्रण क्यों? ताकि इनके जो पुर्तगालियों के कंपटीटर्स हैं, जिनमें जिनेवा और वेनिस के लोग हैं, प्लस यहाँ पर जो पहले से व्यापार कर रहे हैं अरबी और तुर्की लोग, इन सबको काउंटर करना है। इन सबको इस जो एशिया का भारत का समृद्ध व्यापार है इससे बाहर करना है। तो इन महाशय को पुर्तगाल से ऐसा इंस्ट्रक्शन देकर भेजा गया था कि तुम इस हिंद महासागर वाले एरिया पर अपना कब्जा कर लो, किसी और को यहाँ से व्यापार मत करने दो। सोचो, महज 1498 में पहली बार वास्को डी गामा भारत आ रहा है और 1505 में यानी 7 साल के भीतर ही इन्होंने यहाँ पर अपना अधिकार करना चालू कर दिया हिंद महासागर में। अच्छा, समझते रहिएगा, उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का जो दौर था वो पतन की ओर था। दिल्ली सल्तनत आप समझ पा रहे होंगे। अभी देखिए, मैं 1505 और 1509 की बात कर रहा हूँ। अभी मुगलों की भी एंट्री नहीं हुई है भारत में। मुगल कब आते हैं? 1526 में। 1526 में जब बाबर आता है। बाबर कहाँ से था? तुर्की था। बाबर आता है, बाबर उसके बाद मुगल वंश की स्थापना करता है। आपने बाबर के संबंध में कई सारी चीज़ें पढ़ी भी होंगी, जैसे कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया और मर गया। ठीक है, ये चीज़ें बाबर के संबंध में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कहा? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। पानी पिया मतलब 1526 में बाबर के साथ पानीपत का युद्ध होता है, जो कि किसी भी मुगल, यानी मुगल तो तभी था ही नहीं, बाबर का भारत में पहला युद्ध जो था वो पानीपत का युद्ध था। कब हुआ था? 1526 में। पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध। कब? 1526 में। उसके बाद खाना खाया तो 1527। खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध। उसके बाद चांद देखा
चांद देखा यानी 1528, चांद का मतलब चंदेरी का युद्ध। उसके बाद घर गया, घर का मतलब घाघरा का युद्ध कब होगा? 1529 में। उसके बाद मर गया, मर कब गया? 1530 में। ये 5 चीजें बाबर के संबंध में पढ़नी होती हैं। और देखिए आप, जहां पहला पुर्तगाली गवर्नर 1505 से 1509 आ रहा है, अभी बाबर और मुगल वंश की तो शुरुआत ही नहीं हुई है, बल्कि दिल्ली सल्तनत अपने खात्मे की ओर है। यानी कोई बहुत बड़ा राजा यहाँ पर राज नहीं कर रहा है, सब छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा थे। ठीक, तो ये जो समय था बड़ा नाजुक दौर था। मैंने कहा ये समय बहुत नाजुक दौर था। इन्हें इंस्ट्रक्शन करके भेजा गया कि भाई तुम हिंद महासागर के समृद्ध व्यापार पर नियंत्रण करो, किसी को यहां पर एंट्री होने मत दो। तो इन महाशय यानी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने यहां पर रोक लगाने के लिए एक नीति अपनाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। मैंने क्या कहा? ब्लू वाटर पॉलिसी। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ब्लू वाटर, एक्चुअली ब्लू वाटर समुद्र के अथाह जल के लिए भी संबोधित किया जाता है। तो समझते रहिएगा, क्वेश्चन बनता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए किस गवर्नर जनरल या किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल को जाना जाता है? तो यही है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इस ब्लू वाटर पॉलिसी को शांत जल की नीति कहते हैं, हिंदी में शांत जल की नीति। क्वेश्चन पूछता है शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? तो भाई यही है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इस नीति को, यानी इस जो हिंद महासागर का एरिया है, इसको अपने कब्जे में लेने के लिए इनके 2 युद्ध भी होते हैं। कौन कौन से युद्ध? पहला युद्ध है चौल का युद्ध। चौल का युद्ध ये कब होता है? 1508 में, 1508 में। और दूसरा जो युद्ध था वो था दीव का युद्ध। ये कब होता है? 1509 में। ये डेट्स पूछी गई हैं, ये युद्ध भी पूछे गए हैं। पहला युद्ध चौल का युद्ध। चौल का युद्ध के मेन जो पुर्तगाली गवर्नर थे कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इस युद्ध के दौरान इनका बेटा भी मारा जाता है। लेकिन उसके अगले साल यानी जब दीव का युद्ध होता है तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये जो अरबी तुर्की, ठीक, और ये जो मिस्र के लोग थे, इन सभी लोगों ने सम्मिलित रूप से वार किया था किस पर? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पर, यानी पुर्तगाली सरकार पर। और इस बंदे ने दीव के युद्ध में, यानी 1509 वाला जो दीव का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इस पूरे सम्मिलित संयुक्त बेड़े को पराजित कर दिया। आप समझ पा रही है कितनी बड़ी बात थी कि जो लोग इतने सालों साल से यहां पर व्यापार कर रहे थे, भारत के यहां ये हिंद महासागर के समृद्ध व्यापार पर जिनका एकाधिकार हुआ करता था, उसको एक पुर्तगाली ने इतनी बुरी तरह से पराजित कर दिया था। तो ये चीजें देखकर सब लोग समझ गए कि पुर्तगाली कितने ताकतवर हैं। ठीक है, तो समझते रहिएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के संबंध में केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, जिनमें पहला पूछा जाता है कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये पहले पुर्तगाली गवर्नर हैं। और दूसरा ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं, जिसके अंतर्गत इनके 2 युद्ध हुए थे। एक तो चौल का युद्ध 1508 में, जिसमें इनका बेटा मारा गया और ये हार गए थे। दूसरा होता है दीव का युद्ध, जो कि 1509 में होता है। और ये युद्ध पुर्तगालियों की शक्ति यानी पुर्तगालियों की जड़ें जमा देता है भारत के अंदर। इतना इंपॉर्टेंट युद्ध था। और इस युद्ध में इनकी विजय होती है पुर्तगालियों की, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। ठीक, तो इन्हें हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अगले गवर्नर को। अच्छा, इन्हें इंस्ट्रक्शन तो दिया गया था कि हिंद महासागर पर आप कब्जा कर लीजिए, लेकिन ये भाई साहब पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। मतलब काफी हद तक इन्होंने अपने जो पुर्तगाली सत्ता था उसको ऑर्गेनाइज किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई। तो ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी इसको पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। अच्छा, कौन नियंत्रण करेगा? जो अगला गवर्नर आएगा वो नियंत्रण करेगा। तो अब हम लोग अगले गवर्नर को पढ़ते हैं।
भारत आने वाला जो दूसरा गवर्नर था उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ये ऐसा गवर्नर था कि मैं अगर बात करूं कि यूपीएससी या किसी भी एग्जाम्स में अगर पुर्तगालियों से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लगभग 40% क्वेश्चंस बाकी जगहों से आएंगे, लेकिन जो 60% क्वेश्चन हैं वो केवल और केवल इस गवर्नर जनरल से पूछे जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट ये गवर्नर जनरल है। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है इस बात को समझते हैं जरा। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1509 से 1515। टाइम पीरियड बिल्कुल नहीं याद रखना, कभी नहीं पूछा जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये इसके बारे में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल सा है, इसके बारे में पूछा जाता है कि भाई पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था, यानी जो पुर्तगाली शक्ति थी उसका भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था। तो भाई संस्थापक तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यानी पहला गवर्नर था, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक, मैंने क्या लिखा? वास्तविक संस्थापक, इसके बारे में बात की जाए तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। अच्छा, ये संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या डिफरेंस होता है? आपने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा होगा। दिल्ली सल्तनत में जो ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने क्या किया था? गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना की उन्होंने, अपना एक मान लीजिए झंडा गाड़ दिया एक जगह पर और बोले ये क्षेत्र मेरा है, और उसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं कर पाए और चल बसे, मर गए। यानी संस्थापक तो ऐबक है, लेकिन वो पूरी तरह से अपने राज्य को ऑर्गेनाइज्ड नहीं कर पाए थे, उतना ज्यादा समृद्ध नहीं कर पाए थे और मर गए। और उसके बाद आप पढ़ेंगे एक आदमी आता है जिसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है उसका? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के संबंध में इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ऐबक ने केवल स्थापना की यानी संस्थापक था, लेकिन वो अपने राज्य को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया। तो वास्तविक संस्थापक क्या करेगा? इसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड करेगा। इसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल अगर मुगल वंश के संबंध में देखेंगे तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। उसने भी अपनी जगह पर एक झंडा गाड़ दिया, बोला ये क्षेत्र मेरा है, लेकिन वो पूरी तरह ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया। कौन ऑर्गेनाइज करेगा? अकबर। और आपने कई बार पढ़ा होगा अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जिस तरह दिल्ली सल्तनत के संबंध में ये काम इल्तुतमिश ने किया, मुगल वंश के संबंध में ये काम अकबर ने किया, उसी तरह इन पुर्तगालियों के संबंध में ये काम कौन करेगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क करेगा। अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन है ही। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया। मैंने क्या कहा? कोचीन को इसने अपनी राजधानी बनाया। जितने भी मैंने ये दो एग्जाम्पल दिए, अगर आप गौर से इनको देखेंगे, समझेंगे या कभी पढ़ा हो, तो जो लोग वास्तविक संस्थापक होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी राजधानी भी बनाते हैं, ये काम भी करते हैं। अच्छा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संबंध में केवल ये दो क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते, बल्कि इनसे और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने क्या किया? भारत में अपनी पुर्तगालियों की एक स्थायी बस्ती बसाने का प्रयास किया। ठीक, बस्ती क्यों बसाएंगे? इसके पहले आप समझिए, इन्होंने सन 1510 में एक हमारा क्षेत्र था जो कि बीजापुर के सुल्तान, आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह वहाँ के रक्षक थे, वहाँ के शासक हुआ करते थे, उनसे वो क्षेत्र छीन लिया और उस क्षेत्र का क्या नाम था? गोवा। क्या नाम था? गोवा। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे कि जो भारत का राज्य गोवा है वो किसने और किससे और कब छीना था? तो इन्होंने छीना था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये पुर्तगाली गवर्नर थे, इन्होंने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था 1510 में।
उसके बाद इन्होंने 1511 में, मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगा, छोटा सा ही बनाऊंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये हमारा भारत है, यहाँ पर इंडोनेशिया का क्षेत्र है और इधर ये फारस की खाड़ी है, ठीक। यहाँ पर एक राज्य था हमारा गोवा, और यहाँ पर पड़ता है मलक्का, मलक्का, ठीक। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, मलक्का एक बहुत बड़ी मंडी है, ठीक। और यहाँ फारस की खाड़ी के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हरमुज। क्या नाम है? हरमुज। अब देखिए, जहाँ ये हिंद महासागर है भारत के पूरा नीचे, अभी मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगा, हिंद महासागर के एक ये स्थान, एक ये स्थान और एक ये स्थान, यानी तीनों जो मेन बंदरगाह थे उन पर किसने अधिकार कर लिया? अल्बुकर्क यानी पुर्तगालियों ने। 1510 में इन्होंने गोवा को जीता, 1511 में इन्होंने मलक्का को जीत लिया और 1515 में इन्होंने हरमुज को भी जीत लिया। तीन जो हिंद महासागर के सबसे इंपॉर्टेंट जगह थे वहां पर किनका कब्जा हो गया? पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। तो अब इस पूरे हिंद महासागर पर इनका डंका बजने लगा। किसका? पुर्तगालियों का। तो इन्होंने, ये जो महाशय थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इन्होंने जब जान लिया कि पूरे हिंद महासागर में हमारा कब्जा हो गया है, अब हमसे इतर कोई व्यापार नहीं कर सकता है, तो इन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया। क्या था वो सिस्टम? मैं समझाता हूं। ये चीजें उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए अभी नहीं मिटाते हैं। अल्बुकर्क ने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसका नाम था कार्टेज आर्मेडा कैफिले सिस्टम। कार्टेज आर्मेडा कैफिले सिस्टम। डरिएगा नहीं, बहुत छोटी सी बात है, और फिर जब हम पढ़ा रहे हैं तो डरने की क्या जरूरत है, ये सब सीख लेंगे। कार्टेज एक प्रकार का एक्चुअली टैक्स होता है, एक प्रकार का परमिट होता है। परमिट क्यों? क्योंकि अगर भारत के पूरा हिंद महासागर पर इनका कब्जा है, तो अगर किसी भी व्यापारी को भारत व्यापार करने के लिए आना है तो अब इनसे परमिट लेना होगा। सोचिए कि अभी 1498 यानी मोटा मोटा कहे तो 1500 ईस्वी में चले आ रहे हैं, और 1515 तक ये एक परमिट जारी किए दे रहे हैं। मतलब 15 साल में ही इतने कमजोर थे हमारे भारत के क्षेत्रीय शासक। 1515 में ये एक परमिट जारी किए दे रहे हैं, और अब अगर कोई भारत से व्यापार करना चाहता है तो उसे पहले पुर्तगालियों से परमिट लेनी होगी। समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा, आर्मेडा क्या है? आर्मेडा आर्म शिप्स होते हैं। आर्म शिप मतलब एक जंगी जहाज। तो जो लोग यहाँ से व्यापार करेंगे उनके साथ इन पुर्तगालियों के जो जंगी जहाज हैं, आर्म्ड शिप्स हैं, वो साथ साथ चलेंगे। क्यों साथ चलेंगे? ताकि उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए। भाई टैक्स दे रहे हैं तो प्रोटेक्शन भी तो देना होगा, और साथ में ये बाहरी व्यापारी कोई गड़बड़ ना करे, इसके लिए भी जंगी जहाज चला करते थे साथ में। समझे? कि जब भी मौका पड़े इन्हें उड़ा दो, अगर जरा सा भी इधर उधर व्यापार करने की कोशिश करे या हमारी बुराई करे। तो समझ लीजिए आर्मेडा का मतलब वही है, आर्म्ड शिप, जंगी जहाज। और कैफिले आप समझ गए होंगे, काफिला, जो ये लोग व्यापार करने के आएंगे उनके काफिले के साथ उनकी नावों के इर्द गिर्द इनके जंगी जहाज चलेंगे। कैफिला और सिस्टम आप समझ गए, यही सिस्टम था। तो ये सिस्टम अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने स्टार्ट किया था, कार्टेज आर्मेडा कैफिले सिस्टम। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस बात को समझते रहिएगा। ये एक प्रकार का टैक्स था, और यकीन मानिए मुगल बादशाह अकबर तक इन्हें टैक्स पे करके जाते थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो बात और है कि वो नॉमिनल शुल्क पर होता था, लेकिन टैक्स उन्हें भी पे करना होता था। तो कार्टेज आर्मेडा कैफिले सिस्टम, जो ये एक प्रकार का टैक्स था, एक प्रकार का परमिट था, इसको किसने जारी किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जारी किया था। अच्छा, इतना करता तो भी ठीक था, इतना करने के बाद भी इसको चैन नहीं पड़ा।
चैन नहीं पड़ा मैंने क्या कहा। अभी ये और एक घटिया काम करेगा, आप लोग देखते रहिएगा। इसने क्या किया मैंने बताया, तीसरा जो था इसने इन सब जगहों पर अपना अधिकार कर लिया। और चौथा पॉइंट जो बनता है वो कॉर्टेज अर्मेडा कैफिले सिस्टम वाला, ठीक है, वो हो गया। और पांचवा पॉइंट, जब यहां पर गोवा, जब इसने अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया, ठीक, तो इसने अपने पुर्तगाली लोगों की एक अस्थाई बस्ती बसाने के लिए एक काम किया। क्या काम किया? सती प्रथा पर रोक। अभी मैंने कहा कि इसने बड़ा घटिया काम किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सती प्रथा पर रोक लगाई थी इसने, तो ये तो बड़ा बढ़िया काम है। समझते रहिएगा, आज के जनरेशन में हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन उस समय क्या दौर रहा होगा। वो ऐसा टाइम था कि अगर कोई कोई पुरुष अगर मर जाता है तो उसकी अगर कोई पुरुष मर जाता है तो उसकी जो भी स्त्री होगी वो सती हो जाएगी, यानी उसके साथ जलकर भस्म हो जाएगी। और इन्होंने क्या किया, सती प्रथा पर रोक लगा दिया। कहां? केवल अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में। ये सती प्रथा पर रोक हमारे लिए नहीं लगाई गई, हमारे अच्छे के लिए नहीं लगाई गई, ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र के जो महिलाएं थी, पुरुष थे, उनसे कहना शुरू किया कि भाई हमारे पुर्तगाली लोगों से विवाह कर लो। तो कोई कर ही नहीं रहा था। भाई कोई इंडियन औरत किसी विदेशी से थोड़ा शादी कर लेगी। आजकल का दौर तो था नहीं कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स, ठीक है, तो उस समय का दौर कुछ और था, कोई विदेशी से शादी नहीं करना चाहता था। तो इन्होंने, अल्बुकर्क ने अपने गोवा वाले जो जीते हुए क्षेत्र था इसमें बोला कि सती प्रथा को हम बैन करेंगे, और जिस भी औरत का पुरुष मर जाएगा वो औरत हमारे पुर्तगाली भाइयों से शादी कर लेगी, हमारे पुर्तगालियों से शादी करेगी। यानी अगर किसी औरत का आदमी मर गया तो अब ना उसको ससुराल में जगह है और ना ही उसको मायके में जगह है, क्योंकि वो सती नहीं हुई और सती प्रथा पर बैन लग गया है। तो वो औरत करेगी क्या? उसे ना खाने को मिल रहा ना पीने को मिल रहा, वो मजबूर होकर इनके पुर्तगाली लोगों से शादी करेगी। और जब शादी करेगी तो इसी के सहारे उनकी संतानें उत्पन्न होगी, जिसके कारण स्थायी जो बस्ती है, 6 नंबर लिखता हूं, स्थायी बस्ती बसाई है। तो इस तरह के भी काम इसने किए कि सती प्रथा को रोका, जिसके चलते हुए भारत में पुर्तगालियों की स्थायी बस्ती भी बसाई। ठीक, तो कई सारे प्रश्न इनसे बनते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क से। कौन कौन से? एक तो ये भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने अपनी राजधानी कोचीन को बनाई। इन्होंने गोवा, मलक्का और हरमुज पर 1510, 1511, 1515 ये डेट्स पूछी गई हैं। ठीक है, गोवा को जीता था किससे? आदिल शाही सुल्तान, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। मलक्का, हरमुज ये सारी चीजें जीती। इन्होंने सती प्रथा पर सबसे पहली बार भारत में बैन किया था। वो बात और है कि बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के चलते पूरे भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। लेकिन यकीन मानिए, भारत में पहली बार ये काम किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था, केवल अपने क्षेत्र में। ठीक, और पुर्तगालियों की भारत में स्थायी बस्ती बसाने के लिए भारतीय युवतियों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किसने किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। कार्टेज आर्मेडे कैफिला सिस्टम, यानी कि पूरे हिंद महासागर पर जो राज था वो किसने कायम किया था? अल्बुकर्क ने। ठीक, और अपना परमिट भी जारी किया था, जो इनका परमिट सबको लेना पड़ता था, यहां तक कि मुगल बादशाहों को भी। ठीक, तो इनसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए इनके बाद जो तीसरे गवर्नर हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात समझते रहिएगा, इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो कोचीन को बनाई थी, लेकिन आगे चलकर आप पढ़ेंगे ये कोचीन जो राजधानी है ये स्थानांतरित होकर गोवा हो जाएगी। लेकिन गोवा को इसने राजधानी नहीं बनाई। इसने किसे अपनी राजधानी बनाई? कोचीन को। ठीक, तो जो तीसरे पुर्तगाली गवर्नर हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इनका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। इनका टाइम पीरियड था 1500
1529 से 1538। टाइम पीरियड पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। नीनो डी कुन्हा से केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कई बार पूछा गया है कि भाई जो पुर्तगालियों की राजधानी थी कोचीन, ठीक, राजधानी कोचीन थी, इसको स्थानांतरित करके गोवा, कोचीन से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके गोवा किसने बनाया था? नीनो डी कुन्हा ने बनाया था। बस यही एक प्रश्न इनसे पूछा जाता है। अच्छा, ये डी का मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या? ये सबके नाम में पुर्तगाली जितने, इनका डी क्यों होता है? दरअसल पुर्तगाल में एक जाति होती है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिनके नाम में डी आता है। तो पुर्तगालियों ने जब यहाँ गोवा पर विशेषकर अपना एक क्षेत्र बना लिया, आप जानते भी होंगे गोवा सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ था सन 1961 में, तो यहाँ पर सब पुर्तगाली बस्तियाँ बस गई थी। जब पुर्तगालियों ने भारतीय महिलाओं से शादी की तो उनकी संतानें पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न होती रहीं, जिसके चलते आज भी आप ये गोवा, मुंबई और ये जो पश्चिमी भारत का ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पर एक प्रकार का नाम सुनते होंगे, जैसे डिसिल्वा, श्रीलंका के एक खिलाड़ी थे अरविंद डिसिल्वा, अरविंद डी सिल्वा। तो ये जो डी है ये कहाँ से अटैच हो रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं? रितेश देशमुख की बीवी क्या नाम है? जेनेलिया डिसूजा, जेनेलिया डी सूजा। ये डी का आप मतलब समझ पा रहे हैं? ये जितने भी डी नाम के लोग हैं, इनकी कहीं ना कहीं पैतृक जड़ें पुर्तगाल से जुड़ी हुई हैं। इस बात को समझते रहिएगा। हालांकि अब ये लोग सभी लोग इंडियन हैं, भारत में हैं, इतने सालों से है, पैदा हुए हैं यहाँ पर, यहाँ की नागरिकता है इनके पास, लेकिन समझते रहिएगा जितने भी लोगों के नाम में ये डी वाला शब्द है, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं पुर्तगाल से जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा हम क्या यूरोपीय किस तरह से भौगोलिक खोजों के लिए मजबूर हुए, क्या वो परिस्थितियाँ थी, क्या पृष्ठभूमि थी, किस तरह से वो लोग भारत पहुँचे, फिर उसके बाद पुर्तगालियों का एंट्री हुई, और इसी संबंध में हमने पुर्तगालियों के बारे में तीनों गवर्नर्स को भी पढ़ लिया। अब हम अपने अगले आयाम की ओर बढ़ते हैं। अगला आयाम है पुर्तगालियों का भारतीयों के साथ पंगा। पंगा शब्द मतलब कोई वैसी बात नहीं है। पंगा का मतलब जरा सा क्लैशेस हो गए थे भारतीयों के साथ पुर्तगालियों के, तो इन्हीं को, चूंकि मैंने एक सेगमेंट ही क्रिएट कर दिया है, इन्हीं बातों को हम पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ते हैं। पुर्तगालियों का भारतीयों के साथ पंगा क्या था? 1510 में, जैसा कि मैंने अभी बताया, 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने, या यूं कहें पुर्तगालियों ने, गोवा को छीन लिया था। ठीक, एक तो ये बात। दूसरा, गुजरात के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह एक क्षेत्रीय राजा थे, तो इनके पास बसीन और सालसेट के दो क्षेत्र थे जो कि मुंबई के बिल्कुल आसपास हैं। तो इन क्षेत्रों पर, चूंकि वो टाइम था 1526 का, इन क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहता था कौन? बाबर, यानी मुगल कहीं ना कहीं अब हावी हो चुके थे पानीपत युद्ध के बाद। तो जब बाबर इन पर आक्रमण करने लगा कि भाई ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, मैं लिख देता हूं, बसीन, सालसेट, इन क्षेत्रों को जीतने के लिए बाबर बड़ा प्रयास करता है। तो ये बहादुर शाह क्या करते हैं, चले जाते हैं किसके? पुर्तगालियों के पास, और बोलते हैं आप ऐसा कीजिए, हमारी ये बसीन और सालसेट का क्षेत्र ले लीजिए, क्योंकि बाबर बहुत परेशान कर रहा है हमको, और बाद में हमें दे दीजिएगा। ठीक, तो ये उस समय तो दे देते हैं, लेकिन बाद में जब ये बहादुर शाह देखते कि वहाँ पर पुर्तगालियों ने अपना पूरा अधिकार ही कर लिया है और यहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ अपनी बनाने लगे हैं, तो बाद में बहादुर शाह जब पुर्तगालियों से ये अपने क्षेत्र वापस मांगते हैं, तो पुर्तगाली बहादुर शाह को बुलाते हैं कहाँ? समंदर में, अरब सागर में, नाव पर, कि चलिए बैठकर कुछ बातचीत करते हैं। और बहादुर शाह जैसे ही वहाँ जाते हैं, इनको क्या करते हैं? नाव से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरह इनको मार दिया जाता है, और ये क्षेत्र किसके अंडर में हो जाएंगे? पुर्तगालियों के अंदर में। मुंबई एक्चुअली कई सारे टापुओं पर बसा हुआ है,
और सम्मिलित रूप से उन सभी टापुओं को क्या कहा जाता है आज? साल्सेट। आज नहीं, सॉरी, पहले साल्सेट कहा जाता था। साल्सेट एक द्वीप था जिस पर 7 द्वीप विद्यमान थे, उन्हीं में से एक द्वीप है आपका मुंबई। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरी एक जो बात है, एक बाजीराव प्रथम के समय एक मराठा सेनापति हुआ करते। मैंने क्या कहा? बाजीराव फर्स्ट के समय एक मराठा सरदार हुआ करते थे जिनका क्या नाम था? चिन्नाजियप्पा। चिन्नाजियप्पा सन 1739 में, सोचिए काफ़ी बात की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैंने ये सेगमेंट क्रिएट ही कर दिया है तो इसलिए बता रहा हूँ। 1739 के आसपास ये चिन्नाजियप्पा ने पुर्तगालियों से ये बसीन और साल्सेट के क्षेत्र जीत लिए थे। अच्छा, पुर्तगाली शक्ति के खिलाफ ये एक महानतम विजय थी किसी भी हिंदुस्तानी या यूँ कहे कि मराठाओं के इतिहास में। बसीन और साल्सेट का जो इतना इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, ये किसने जीत लिया? चिन्नाजियप्पा ने। ठीक, तो ये भी एक पॉइंट यहाँ से समझ में आता है। चलिए अब अगले आयाम की ओर बढ़ते हैं। मुंबई की कहानी। मुंबई की कहानी। अब ये मुंबई की क्या कहानी है? दरअसल मैं आपको बताऊं, जब ये जो पूरा एरिया है पश्चिमी भारत का कोस्टल एरिया, यहीं पर है मुंबई। ठीक, और उस समय इस पूरे पश्चिमी एरिया पर पुर्तगालियों का पूरा अधिकार था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पुर्तगालियों के जस्ट बाद कौन आया था? डच आए थे। कब आए थे? 1502 में आए थे। ठीक है, तो डच जो आए थे, डच इनसे ज़्यादा पावरफुल थे। किनसे? पुर्तगालियों से। तो डचों ने धीरे धीरे यहाँ पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। अच्छा, इससे पुर्तगालियों को बड़ा दुख हो रहा था कि हमारे सारे क्षेत्र ये डच लोग जीते जा रहे हैं। तो पुर्तगालियों ने एक और खेल खेला। क्या खेल खेला? उन्होंने सन 1661 में, मैंने क्या कहा, ये डेट याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। 1661 में ये जो मुंबई है, इसकी कहानी मैं बता रहा हूँ। पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन। क्या नाम था? कैथरीन। इनका विवाह कर दिया जाता है ब्रिटिश राजकुमार किससे? चार्ल्स सेकंड से। मैंने क्या कहा? सन 1661 में एक पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन। इनका विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड के साथ कर दिया जाता है और दहेज में ये मुंबई दे दिया जाता है। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि सोचिए, यूरोप में बैठे दो देश, पुर्तगाल और इंग्लैंड, इन दोनों के बीच शादी हो रही है और दहेज में हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा मुंबई दिया जा रहा है। मतलब हमारे लिए कितने शर्म की बात थी कि उस समय कोई रोकने वाला भी नहीं था उनको। अच्छा, पुर्तगालियों ने जब ये मुंबई दे दिया किसको? ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स ने इस मुंबई को अपना सेंटर बना लिया। मैंने कब कहा? 1661 में देखिए इनकी शादी हुई, मुंबई दे दिया किसको? ब्रिटिश राजकुमार को दहेज के रूप में। और ब्रिटिश राजकुमार ने सन 1668 में, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूं तो सन 1668 में जो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड थे, इन्होंने ये मुंबई 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ये मुंबई दे दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1687 में इस मुंबई को अपना मेन सेंटर बना लिया। ठीक, तो इस बात को समझते रहिएगा। पुर्तगाली जब डचों से डरे कि डच हम पर हावी हैं, तो इन्होंने सोचा कि ये मुंबई का क्षेत्र ब्रिटिश को दे देते हैं, उन्हें अपना रिश्तेदार बना लेते हैं और उसके बाद ये ब्रिटिश जो होंगे इन डचों से टक्कर लेंगे। ठीक, और वही हुआ भी। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जब मुंबई मिल गया, इसको सेंटर बना लिया, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ये डचों को खदेड़ने लगे, पीछे हटाने लगे।
अच्छा, डचों को ही नहीं बल्कि पुर्तगालियों को भी, वो कहते हैं ना कि दूसरों के लिए अगर गड्ढा खोदोगे तो तुम भी उसमें गिर सकते हो। तो केवल डच ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने पुर्तगालियों को भी पीछे हटाना शुरू किया। काफ़ी सारे पुर्तगालियों का ये एरिया जीत लिया, लेकिन ब्रिटिशों ने यहाँ पर जो इनका गोवा था, जो कि राजधानी था पुर्तगालियों की, ब्रिटिशों ने कहा हम सब कुछ तुमसे जीत लेंगे लेकिन तुम्हारी राजधानी हम छोड़ देंगे, नहीं उस पर आक्रमण करेंगे, नहीं जीतेंगे। भाई तुम हमारे संबंधी हो, कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, तुम्हारी राजधानी हम छोड़ देते, उस पर कभी हम अधिकार नहीं करेंगे। और यही प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा एकमात्र राज्य है जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना। वो राज्य कौन सा है? गोवा। क्योंकि गोवा पर हमेशा पुर्तगालियों ने राज किया, अंग्रेजों ने कभी भी गोवा पर राज नहीं किया। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने कभी भी जिस पर कभी भी अंग्रेजों ने राज नहीं किया, अंग्रेजों का शासन नहीं था, तो वो गोवा ही है। ठीक, यहाँ पर हमेशा पुर्तगाली हावी रहे। और आपको पता भी है आज़ादी के बाद भी कई सालों बाद तक इस गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। वो तो शुक्र है भारत सरकार और वल्लभ भाई पटेल का, उन्होंने सन 1961 में यहाँ से पुर्तगालियों को मार मार कर भगाया था, तब जाकर भागे थे, इतने दुष्ट थे पुर्तगाली। ठीक, तो इस बात को हमने समझ लिया। मुंबई की कहानी 1661 में पुर्तगाल और ब्रिटिशर्स राजकुमार के बीच शादी होती है, कैथरीन और चार्ल्स सेकंड की, जिसमें दहेज में भारत का हिस्सा मुंबई दिया जाता है। और दिया इसलिए जाता है ताकि अंग्रेज इन डचों को पीछे हटाए, हम उनके रिश्तेदार बन जाएंगे, वो डचों को पीछे हटाएंगे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, चार्ल्स सेकंड ने 1668 ईस्वी में ये मुंबई दे दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1687 में मुंबई को अपना मेन सेंटर बना लिया था। ओके, ये रही मुंबई की कहानी। अब चलिए अगले आयाम की ओर बढ़ते हैं, जो कि है पुर्तगालियों का योगदान। योगदान में आप यही सोच रहे होंगे ये तो इतने दुष्ट टाइप के लोग थे, ये योगदान क्या करेंगे भारत में? तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। कई सारे योगदान इन्होंने किए हैं, जिनमें से पहला है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। दरअसल जर्मनी में एक आदमी था गुटेनबर्ग, उसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को इजाद किया था। लेकिन समझते रहिएगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय इन्हीं पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगाली ही वो थे जो भारत में सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए थे। और आपको पता भी होगा कि पहली जो भारत की पुस्तक थी वो भी गोवा के पादरियों के द्वारा छापी गई थी। ठीक, तो ये बात समझते रहिएगा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। अच्छा, दूसरा जो इनका योगदान है, दूसरा कि यहां पर जहाज रानी, जहाजों का निर्माण करना सबसे पहले किसने शुरू किया? इन पुर्तगालियों ने ही शुरू किया। ठीक, तीसरा आयाम क्या है? तीसरा आयाम है यूरोप की यांत्रिक घड़ी। यूरोप की यांत्रिक घड़ी भी ये पुर्तगाली ही लेकर आए थे। तो हमने कितने आयाम पढ़े? प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत इन्होंने की भारत में, जहाज बनाने की शुरुआत इन्होंने की, यूरोप की यांत्रिक घड़ी ये लेकर आए थे। हालांकि इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का योगदान है उनका, वो है फसल, जहां से ढेरों क्वेश्चन पूछे गए हैं। दरअसल जब वास्को डी गामा भारत आया था तो वो अपने साथ कुछ फसलें लेकर आया था। अच्छा, कौन कौन सी फसलें लेकर आया था? इस बात को समझने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से वो कौन सी फसल है जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे?
मतलब वो कौन सी फसल है जिससे सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। और 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं, गेहूं, जौ, धान और मक्का। 4 ऑप्शन मैंने दे दिए। इनमें से कौन सी फसल के बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी? अब सोचिए, कहाँ 1498 जब वास्को डिगामा भारत आ रहा है, मोटा मोटा हम इसको 1500 मान लेते हैं, ठीक, यहां पर ये कुछ फसलें लेकर आ रहा है। और क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, अगर मैं इस जगह को 0 मान लूं तो इसके पीछे लगभग 2500 बीसी, बीसी समझते होंगे ना, बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 2500 वर्ष पूर्व से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जवाब आपको 1500 एडी, यानी जब पुर्तगाली भारत आ रहे हैं वहां पर आपका जवाब है। कितना डिफरेंस है। और 100% है कि अगर यहां से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता में इनमें से कौन सी फसल नहीं थी, तो वो एक ऑप्शन इन पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल का जरूर रखेगा। अब इस प्रश्न का अगर मैं जवाब दूं तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मक्का। कौन कौन सी फसलें लेकर आए थे पुर्तगाली, इन सभी फसलों को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। और टेंशन मत लीजिए, हम याद भी कर लेंगे। और यहां से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे एग्जाम्स में, यूपीएससी में तो पूछे ही जाते हैं, इसके अलावा छोटे मोटे एग्जामों में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पुर्तगाली कौन कौन सी फसल लेकर आए थे? पहली जो थी वो थी मक्का, काजू, संतरा, पपीता, तंबाकू, आलू। ये कुछ फसलें थी जो पुर्तगाली अपने साथ लेकर आए थे। सोचिए, मक्का, काजू, संतरा, पपीता, तंबाकू, आलू। यही नहीं, एक दो और भी फसलें हैं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो सोचिए, ये सब फसलें हैं और क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है? सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वहां से क्वेश्चन उठ रहा है। और फसल कब आ रही है? सन 1500 ईस्वी में। ठीक, ये एग्जिस्ट कर रही है भारत में। तो इसीलिए समझते रहिए कि ये सारी फसलें लेकर आए थे। अच्छा, इन्हें याद कैसे करेंगे? जैसे मैंने याद किया था, मैं आपको अपनी ट्रिक बताऊंगा। आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है। क्या थी? मलाई कोफ्ता। मैंने क्या लिखा? मलाई कोफ्ता। ये केवल आपको याद रखना है, सारी फसलें आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, एम कोफ्ता। ठीक, एम कोफ्ता। एम से क्या होगा? एम से होगा मक्का। ठीक, के से क्या होगा? काजू। हालांकि उसकी अंग्रेजी स्पेलिंग कैजियो होती है, सी से होती है, लेकिन हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर समझेंगे। जैसे मैंने याद किया था वैसे आपको बता रहा हूँ। के से काजू, ओ से ऑरेंज यानी संतरा, पी से पपाया यानी पपीता, टी से तंबाकू और ए से आलू। आई थिंक अनानास भी वही लेकर आए थे। अगर अनानास भी आप लोग थोड़ा सा गूगल में सर्च कर लीजिएगा, अगर अनानास भी है तो इसके पीछे एक ए और ऐड कर लीजिएगा। ठीक, और दो चीजें, ये जो ला और ई है, ला से होगा लाल मिर्च और ई से शायद ईख यानी गन्ना होगा, लेकिन मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूं, इसीलिए यहां पर मैंने वो चीजें नहीं लिखी हैं। फिलहाल आप लोग अब कुछ काम तो खुद भी कर सकते हो ना, गूगल पर सर्च कर लो, ला यानी लाल मिर्च, ई यानी ईख गन्ना। ये फसलें भी शायद पुर्तगाली ही लेकर आए थे, लेकिन यकीन मानिए ये सारी फसलें मुझे बिल्कुल क्लियर कट याद है कि ये तो लेकर आए ही थे। अब पढ़े हुए मुझे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन याद आते जाते हैं उन ऑर्डर में मैं बताता चलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुरंत पढ़कर तुरंत बता रहा हूँ, ये चीज़ें अचानक मुझे याद आई और मैंने आपको बता दी। ठीक, तो समझते रहिएगा। अच्छा, एग्जामिनर अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो उसके 3 बहुत फेवरेट ऑप्शन होते हैं,
जिनमें एक है आलू, दूसरा तंबाकू और तीसरा मक्का। अक्सर जब वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी फसल के बारे में सिंधुवासियों को जानकारी नहीं थी, वो इन्हीं तीन में से कोई एक ऑप्शन देगा, क्योंकि यही अंतर करने में मुश्किल पैदा करते हैं आदमी के माइंड में। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था और आप नहीं समझ पाए थे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं पुर्तगालियों के योगदान को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो आखिरी डायमेंशन यानी अंतिम डायमेंशन है हमारा, पुर्तगालियों का भारत से पतन, इस बारे में चर्चा करते हैं। पुर्तगालियों का पतन। अच्छा, अगर एक लाइन में मैं जवाब दूं कि पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ, तो उसका सीधा सा ये जवाब है कि ये अपने से बाद में आने वाले अपने ही प्रतिद्वंदियों यानी कंपटीटर से पिछड़ गए। पुर्तगालियों के बाद कौन आया था? डच आए थे। ठीक, तो डचों ना कहीं अभी मैंने आपको बताया भी था, इनको खदेड़ा था। डच इनसे ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक, जब इन्होंने वो खेल, वो एक चाल चली थी, कैथरीन का विवाह चार्ल्स सेकंड से करवाकर, ताकि डचों को पीछे किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये उसमें कामयाब भी हुए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स इन पर भी हावी हो गए थे। ठीक, तो आगे चलकर आप जब ब्रिटिश पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश और डच दोनों ने इन्हें पछाड़ दिया था। तो सिंपल सा ये आंसर निकलता है कि भारत से पुर्तगालियों के पतन का एक जो मुख्य कारण है वो ये कि ये अपने से बाद में आने वाले प्रतिद्वंदियों से पिछड़ गए। ठीक, टक्कर नहीं ले पाए उनसे। अच्छा, इसके अलावा अगर दूसरे डायमेंशन की बात करें तो क्या हो सकता है? ये लोग धार्मिक कट्टर लोग थे। ठीक, धार्मिक कट्टर को इस तरह से समझिए कि भारतीय संस्कृति या भारतीय धर्म से जिस तरह से अंग्रेज और फ्रांसीसी वगैरह लोग जुड़ पाए, ये कभी नहीं जुड़ पाए, क्योंकि ये कट्टर थे। इन्हें केवल अपने धर्म से मतलब था, किसी और के धर्म की ये इज्जत तक नहीं करते थे। इस वजह से भारत वालों से या अपने देश के जो लोग थे उनसे कहीं ना कहीं ये उस तरह से नहीं जुड़ पाए जिस तरह अंग्रेज और बाकी लोग जुड़े थे। तो ये कारण भी है इनके पतन का। अच्छा, तीसरा एक कारण और है कि तब तक ब्राज़ील की खोज हो चुकी थी, तो इनका कहीं ना कहीं काफ़ी सारा ध्यान ब्राज़ील की तरफ भी चला गया था। तो ये भारत में उतने एक्टिव नहीं रह गए थे। लेकिन यकीन मानिए, अब ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में और सबसे बाद में पुर्तगाली ही जाएंगे भारत से। इतने दुष्ट थे ये जा नहीं रहे थे। भारत सरकार को हस्तक्षेप करा, इन्हें मार मार कर भगाना पड़ा, तब गए हैं। समझे? तो बहुत दुष्ट थे ये पुर्तगाली। तो जहाँ तक इनके पतन की बात करें तो इनका पतन का मेन यही उत्तर होता है कि ये अपने से बाद में आने वाले अपने कंपटीटर से पिछड़ गए या हार गए। ठीक, तो उम्मीद करता है हमने पुर्तगालियों के संबंध में सारी बातें, सारे डायमेंशन, सारे आयाम पढ़ लिए हैं और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में नहीं रह गया होगा। इसके अलावा अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। इसी तरह से किसी भी टॉपिक वाइज डीपली पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है यूपीएससी राइडर्स। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ही ये चैनल है। कोई भी अगर कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं। तो अगर आप इस तरह गहराई में जाकर किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो हमेशा वो आपको याद रहता है। और मैंने इस तरह से आपको बताने की पूरी कोशिश की है ताकि आप उसको भूलें ना और आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। मेरे द्वारा की गई मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।